नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पठन एवं लेखन का अर्थ व महत्व, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पठन का अर्थ देखेंगे, मीनिंग ऑफ रीडिंग। ओके, पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन अथवा वाचन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पठन को ही वाचन बोला जाता है। पठन का क्या अर्थ है? पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। मतलब आप कह सकते हो कि जब तक हम पठनीय वस्तु का भाव या उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम उसे वाचन नहीं कहते हैं। अर्थात जो पाठ्य वस्तु हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी और या भाव भी हमें समझ में आना चाहिए। ओके, आगे है आपका वाचन के प्रकार। तो वाचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सस्वर वाचन, मौन वाचन। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सस्वर वाचन के बारे में और मौन वाचन के बारे में। आगे हैं सस्वर वाचन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सस्वर वाचन किसे कहते हैं, क्योंकि ये आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो जब वाचन करते समय आवाज़ मुख से बाहर निकलती है या स्वर मुख से बाहर निकलते हैं, या हम कहें जब मुख से ध्वनि बाहर निकलती है, तो हम उसे सस्वर वाचन कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सस्वर वाचन वो वाचन होता है जिसमें बोलकर पढ़ा जाता है। और सस्वर वाचन वाचन की प्रथम अवस्था होती है। जब भी कोई बालक पढ़ने का प्रयास करता है तो सबसे पहले वो सस्वर वाचन ही करता है। मतलब सबसे पहले बालक बोलकर ही पढ़ता है। ओके, तो आपको सस्वर वाचन समझ में आ गया होगा। सस्वर वाचन भी आपका दो प्रकार का होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा कक्षा में कराया जाता है। और अनुकरण वाचन क्या होता है? तो अनुकरण वाचन यह छात्रों के द्वारा किया जाता है। अर्थात किसी पाठ को पहले अध्यापक पढ़ते हैं, फिर उसी का अनुकरण करते हुए, उसी का नकल करते हुए बच्चे जब उस पाठ को पढ़ते हैं तो उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। ओके, अब हम लोग मौन वाचन के बारे में देखेंगे। मौन वाचन लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन करते समय ओष्ठ भी नहीं हिलते हैं। मौन वाचन में पढ़ने की गति तीव्र होती है। ओके, मौन वाचन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। सबसे पहले गंभीर वाचन के बारे में देखते हैं। तो गंभीर वाचन में विषय वस्तु को छात्र गंभीरता के साथ पढ़ता है। और जो द्रुत वाचन होता है आपका, इसमें विषय वस्तु को बहुत ही तीव्र गति से पढ़ा जाता है। जैसे आप किसी विषय वस्तु को याद कर लेते हैं, जो रिवीजन आप करते हैं, तो वो द्रुत वाचन के अंतर्गत आएगा। आपका समाचार हो गया, पत्रिका हो गया, उपन्यास हो गया, कहानियाँ हो गई, ये सभी आपका द्रुत वाचन के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं वाचन में ध्यान देने योग्य बातें। यह आपका प्रश्न 2017, 18, 19 में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है पुस्तक बाएं हाथ में आंखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर हो। ओके, कोनी 45 अंश का कोण बनाती हो। नेक्स्ट है आपका पढ़ने की गति ना बहुत मन में हो और ना ही बहुत तीव्र। मतलब आप जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं आप उसको ज़्यादा ना तो मन में पढ़िए, ना ही बहुत ही तीव्र के साथ पढ़िए। प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध तथा स्पष्ट हो। मतलब आप जो विषय वस्तु पढ़ रहे हो उसका आप उच्चारण बिल्कुल शुद्ध तथा स्पष्ट करिए। वाचन करते समय भावानुसार आरोह अवरोह। मतलब आप जो विषय वस्तु पढ़ रहे हो उसी के अनुसार आपको अपने भाव को उतार चढ़ाव करना है। आगे लिखा गया है अशुद्धियों को छात्रों से दूर करवाने का प्रयास किया जाए। वाचन के समय मेज, दीवार आदि का सहारा न दिया जाए। आगे हैं पठन का महत्व बताइए। तो ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन है। पठन जो है आपका ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन, जैसे आप विषय वस्तु को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे हैं सामाजिक उपयोगिता। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपका पठन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी? तो जैसे आप दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप न्यायालय में जाते हैं या कार्यालय में जाते हैं या बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पठन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। मतलब आप कह सकते हो कि पठन जो है ये आपके सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ओके, आगे हैं समाचारों को जानने के लिए सहायक। फ्रेंड्स, आपका जो पठन है ये समाचार पत्रों को जानने में भी सहायक है। समाचार पत्रों को पढ़कर आप उसका उचित लाभ उठा सकते हैं। समाचार पत्रों के द्वारा आप देश विदेश की घटनाओं को पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे
शिक्षा प्राप्ति में सहायक। फ्रेंड्स, पठन के बिना आपकी जो शिक्षा है ये अधूरी, मतलब आपको जब तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। पठन के द्वारा ही छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। ओके, आगे है मनोरंजन में सहायक है। पठन जो है ये मनोरंजन में भी सहायक है। कैसे सहायक है? तो जैसे आप पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़कर उससे मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं, या जैसे कहानी हो गई, कविता हो गई, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, इसको भी आप पढ़कर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे हैं पठन में रुचि का विकास करने की विधियां क्या हैं। तो बच्चों में पठन की आदत का विकास करने के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोगी हो सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी विधि है? सबसे पहले विधि आपका अक्षर बोध विधि है, फिर कविता विधि है, कहानी विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, देखो और कहो विधि है, और अनुकरण विधि है। ओके फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि अक्षर बोध विधि क्या होता है, कविता विधि क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अक्षर बोध विधि के बारे में जानेंगे। यदि आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में इसको बनाकर आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि अक्षर बोध विधि होता क्या है। अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्डों का परिचय दिया जाता है। पहले उनको स्वरों का उच्चारण करना सिखाया जाता है, तत्पश्चात व्यंजनों का। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को सबसे पहले स्वरों का उच्चारण कराया जाता है। मतलब अ आ ई सबसे पहले बच्चों को उच्चारण करना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद व्यंजनों का क ख ग घ का उच्चारण करना सिखाया जाता है। जब बच्चे वर्डों को पहचान जाते हैं तब उन्हें मात्रा शब्द पढ़ना भी सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत वर्डों का ज्ञान कराते समय शब्दों के चित्र भी दिखाए जाते हैं। जैसे आपका अ से अनार हो गया, ई से इमली हो गया, क से कमल हो गया, ख से खरगोश, ग से गमला आदि। चित्र दिखाने से बच्चों के मन में पठन के प्रति रुचि जागृत होती है। यदि शिक्षक चित्र तथा फ्लैश कार्ड का प्रयोग करता है तो यह शिक्षण विधि अत्यधिक रोचक बन जाती है। इस विधि की प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चे रंग बिरंगे चित्र देखकर सहज रूप से अध्ययन में रुचि लेने लगते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अब आप इसको अपने लैंग्वेज में बनाकर आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कविता विधि। बच्चे कविता अथवा गीत को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। शिक्षक कक्षा में कविता का गायन शैली में वाचन कर सकता है, फिर बच्चों को भी अनुसरण करने के लिए कह सकता है। इस विधि को अपनाने से बच्चे शीघ्र ही कविता को याद कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही यदि चार्ट या चित्र का प्रयोग किया जाए तो बच्चे शब्दों या वर्डों को भी पहचानने लगेंगे और पठन अथवा वाचन में अभ्यस्त हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बालकों को कविता विधि के द्वारा से भी पढ़ाया जाना चाहिए। कविता विधि के द्वारा से बालक जल्दी से विषय वस्तु को याद कर लेते हैं। यदि आप जैसे किसी कविता को पढ़ा रहे हैं तो चार्ट के माध्यम से आप पढ़ाएंगे तो बच्चे शब्दों और वर्डों को अधिक स्पष्ट समझेंगे। ओके, आगे है कहानी विधि। कहानी सुनने में बच्चों की बड़ी रुचि होती है, अतः शिक्षक को इस विधि को अपनाते हुए चार्ट अथवा चित्रों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों में बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। इसके साथ साथ चित्र के नीचे लिखे हुए वाक्यों को पहले शिक्षक स्वयं पढ़ेगा, बाद में बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। इस विधि में बच्चे वर्डों तथा शब्दों को पहचानने लगेंगे। इस पठन विधि अधिक रोचक हो जाएगी तथा बच्चे सहज और स्वाभाविक रूप से पढ़ना सीख जाएंगे। धीरे धीरे वे स्वयं भी वाचन करने के अभ्यस्त हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे दिया गया है ध्वनि साम्य विधि। इस विधि के प्रयोग द्वारा एक जैसी ध्वनियों के वर्डों का ज्ञान एक साथ दिया जाता है। जैसे राम, काम, श्याम, आम, दाम, कल, चल, जल, थल। इस विधि में बालकों के पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्र प्रणाली के माध्यम से अध्ययन कराना उपयोगी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली विधि है देखो और कहो विधि। इस विधि में सबसे पहले शब्द या संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर शब्द का ज्ञान दिया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है तथा चित्र ज्ञान होने से बालक आसानी से शब्दों को समझ लेते हैं। यह पद्धति अत्यधिक आधुनिक तथा वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सरल से कठिन की ओर जाते हैं। शब्द के द्वारा वर्ड पहचान होने से वाचन शिक्षण अत्यंत आसान हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि देखो और कहो विधि के अंतर्गत बालकों को चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। मतलब जैसे आपका यहाँ पे अनार का चित्र है तो इसके नीचे अनार लिख दिया जाता है, जिससे बालक आसानी से इसको समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। ओके, तो आपका जो देखो और कहो विधि है इसमें बालकों को सबसे पहले चित्र दिखाया जाता है और चित्र के माध्यम से ही बालकों को शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है अनुकरण विधि। बच्चे अनुकरण के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम वर्डों तथा शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, परंतु यह विधि
अंग्रेजी भाषा में पढ़ने के लिए अधिक उपयोगी है, लेकिन यह हिंदी के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि हिंदी में मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बनाने का ज्ञान कराया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको अब आसानी से अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आगे हैं लेखन का अर्थ। तो मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं, तो इस प्रकार के अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। ओके, मतलब आप कह सकते हो कि मन के भाव एवं विचारों को लिखना ही लेखन है। ओके, लेखन का महत्व समझाइए। लेखन से बच्चों की अक्षर बनावट में सुधार होता है, जिससे बच्चे सुंदर हस्तलिपि में लिखना सीख जाते हैं। लेखन से बच्चों के बौद्धिक विकास होता है। लेखन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लेखन से बच्चों में मात्रात्मक त्रुटियां कम अथवा कहिए तो समाप्त हो जाती हैं। ओके, लेखन से बच्चों की भाषा में एक रूपता आती है। जब बच्चे किसी विषय वस्तु को लिखते हुए पढ़ते हैं तो वह विषय वस्तु को जल्दी से बच्चे सीख जाते हैं। जैसा कि कहा भी जाता है कि यदि आप किसी विषय वस्तु को याद कर रहे हैं तो आप यदि उसे लिखते हुए याद करेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास। ओके, शुद्ध उच्चारण से यहाँ पे तात्पर्य है कि शिक्षक को भाषा का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और छात्रों को भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देनी चाहिए। ओके, और शुद्ध लेखन का अभ्यास मतलब साथ साथ में छात्रों को शुद्ध लेखन का अभ्यास भी कराना चाहिए, जिससे छात्रों के वर्तनी संबंधी बहुत सारे दोष दूर हो सकते हैं। और जो बालक अशुद्ध उच्चारण करता है वो अशुद्ध लिखता भी है। ओके, इसलिए छात्र को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे छात्र शुद्ध लेखन करें। ओके, आगे व्याकरण का समुचित ज्ञान। बालकों को व्याकरण के समुचित ज्ञान के माध्यम से भी लेखन के अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। जैसे व्याकरण संबंधी आपका ज्ञान हो गया, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, उपसर्ग, समास इत्यादि के माध्यम से भी लेखन के अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। आगे हैं शब्द पुस्तिकाएं बनवाना। शब्द पुस्तिकाओं के द्वारा भी लेखन के अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। शब्द पुस्तिकाओं में उन शब्दों का संग्रह करना चाहिए जिनके उच्चारण में बालक अशुद्धि करते हैं। ओके, आगे हैं 12 खड़ी का अभ्यास। 12 खड़ी के अभ्यास के द्वारा भी बालकों के लेखन की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। वाचन के अभ्यास के द्वारा भी, लिपि का समुचित ज्ञान के द्वारा भी लेखन की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। जैसे बड़ी ई का कब प्रयोग करना चाहिए, छोटी ई का कब प्रयोग करना चाहिए इत्यादि के माध्यम से लेखन की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा पठन और लेखन के बारे में। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।